सो ओके स्टूडेंट्स, तो आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने इसमें फ्लूइड चैप्टर में लास्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने किया था। और इस लेक्चर में हम लोग बर्नौली प्रिंसिपल का डेरिवेशन करने वाले हैं कि कैसे वो डिराइव किया जाता है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है और ये बर्नौली प्रिंसिपल जो है वो आइडियल फ्लूइड के लिए वैलिड है। आइडियल मतलब वो नॉन विस्कस होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल भी फ्लूइड होना चाहिए। वो कंप्रेस करने पे वॉल्यूम डिक्रीज नहीं करना चाहिए उसका, और स्टेडी फ्लो होना चाहिए, टर्बुलेंट फ्लो नहीं होना चाहिए। तो ये सब आइडियल फ्लूइड का होने का क्राइटेरिया है। अब स्टेटमेंट क्या है बर्नौली प्रिंसिपल का कि इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। मतलब किसी पाइप में अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है, एक पाइप में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो पाइप हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो, ऊपर जाके कुछ हाइट पे चला गया होगा वो पाइप। तो किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप अगर इस बर्नौली प्रिंसिपल का यूज करेंगे तो एक पॉइंट का टोटल एनर्जी दूसरे पॉइंट के टोटल एनर्जी के इक्वल आ जाना चाहिए। तो इसी को ये बर्नौली प्रिंसिपल ने स्टेटमेंट में बताया है। ये अब ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तो पहले से आइडिया रहता है सबको कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर को वॉल्यूम से डिवाइड किया हुआ है तो ये रो बन जाएगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या पहले से पढ़े थे, हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये पर यूनिट वॉल्यूम सबको कर रहा है तो इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी बन जाएगा। वैसे ही एम जी एच होता था पोटेंशियल एनर्जी। तो एम जी एच, मुझे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो इसको v से डिवाइड मैं करूंगा तो मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी बन जाएगा, तो ये रो जी एच आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच हो गया। लेकिन ये प्रेशर एनर्जी क्या है इसके बारे में आइए आपको सिखाते हैं पहले, फिर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सीखेंगे। तो प्रेशर एनर्जी क्या होता है, तो एनर्जी आता कैसे है किसी भी ऑब्जेक्ट में, एनर्जी कहाँ से आता है, वर्क डन करने से आता है, कोई वर्क किया होगा। तो प्रेशर जब भी कुछ वर्क करेगा, प्रेशर जब कुछ वर्क करेगा तो उसका किया हुआ वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहेगा कहीं पे, उसी एनर्जी को प्रेशर एनर्जी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, एक टैंक है पानी का, इसमें पानी भरा हुआ है, सबके घर में ये होता है, मोटर से हम लोग पानी इसमें भरते हैं। और उसमें यहाँ टैप एक लगा हुआ है, टैप। तो टैप को जैसे ही ओपन करेंगे, टैप मैं यहाँ पे बना देता हूँ, टैप को ओपन करने से ऐसे मान लीजिए टैप, राइट। तो टैप को ओपन करने से क्या, इधर से वाटर आने लगता है बाहर। तो ये बाहर का जो पार्ट है इसका, या सीधा ही है, ऐसे कर्व नहीं है, सीधा ही है मान लीजिए ऐसे, और पानी ऐसे बाहर आ रहा है। तो बाहर एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बाहर का प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो उसको मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा हूँ। अब अंदर का प्रेशर यहाँ एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो यहाँ का प्रेशर पी एटीएम है, लेकिन यहाँ का उससे ज्यादा है। कितना ज्यादा है, रोजी है, क्योंकि ये लिक्विड भरा हुआ है ना, यहाँ लिक्विड है। तो यहाँ का प्रेशर है पी एटीएम, तो मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ का उससे रोजी एच ज्यादा होगा, तो उसी रोजी एच को मैंने पी बोला है यहाँ पे। तो पी एटीएम प्लस पी, मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ का और एक्स्ट्रा जो रोजी एच आ रहा है उसको मैंने पी माना है। तो अंदर का प्रेशर ज्यादा आ रहा है और बाहर का तो खाली पी एटीएम प्रेशर है, तो बाहर का कम प्रेशर और अंदर से बाहर की तरफ ज्यादा प्रेशर, तो हायर से लोअर प्रेशर की तरफ ये फ्लो करना स्टार्ट कर देता है वाटर। तो जब वाटर, मान लेते हैं डीएम मास को कंसीडर करते हैं वाटर का, तो वो अगर इधर से इधर मूव कर रहा है तो इस पे फोर्स लगा होगा कुछ, कितना फोर्स लगा होगा, तो फोर्स इस पे, इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस कितना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, पी एटीएम प्लस पी एटीएम प्लस पी, और इधर वाला उल्टा लग रहा है इसलिए माइनस पीटीएम, तो ये कैंसिल हो गया और नेट प्रेशर ऐसे आ रहा है। यानी प्रेशर डिफरेंस अंदर और बाहर में पी है, और वो भी अंदर से बाहर की तरफ है। तो इतना प्रेशर बाहर की तरफ एक्स्ट्रा लग रहा है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक फोर्स एसोसिएटेड होगा इससे, और वो फोर्स कितना होगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर यहाँ पे देखिए पी प्रेशर है, और एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैंने ए लिया हुआ है, एरिया को कितना मैंने माना है ए, तो फोर्स हो गया पी इंटू ए। अब जहां भी फोर्स लगता है और कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मास में, तो क्या वर्क डन हो जाएगा, कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स लगा है P इंटू ए, और डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए यहाँ से dx आगे ये बढ़ गया है, dm मास कितना आगे बढ़ गया है, dx बढ़ गया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे सिलेंडर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में लेंथ, तो क्या वॉल्यूम मिल जाता है सिलेंडर का। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था और उसमें dx मल्टीप्लाई किया तो क्या v आ गया। अब इतना वर्क डन कर रहा है, जो अंदर एक्सेस प्रेशर आ रहा है अंदर से बाहर की तरफ, वो प्रेशर कितना वर्क कर रहा है, P इंटू वी वर्क कर रहा है। तो अब ये वर्क डन जो प्रेशर ने किया वो इस सिस्टम में स्टोर है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, या इसको प्रेशर ने वर्क किया है, या इसलिए प्रेशर एनर्जी बोलते हैं, इसको पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये ग्रेविटेशनल वाला पोटेंशियल एनर्जी यहाँ लिया हुआ है कि कितने हाइट पे पाइप का है, लेकिन ये वाला एनर्जी ग्रेविटेशनल वाला नहीं है, ये लिक्विड के प्रेशर डिफरेंस के कारण आया है। क्योंकि ग्राउंड लेवल से तो ये पॉइंट ये पॉइंट सारे पॉइंट ग्राउंड से सेम हाइट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों अलग आएगा, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों अलग आएगा। तो ये मैंने प्रेशर एनर्जी निकाला है, तो ये वर्क आया है प्रेशर डिफरेंस के कारण, इसीलिए इस वर्क से एसोसिएटेड जो एनर्जी होगा उस एनर्जी को क्या बोला जाएगा, प्रेशर एनर्जी। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड ऑफ वॉल्यूम V। मतलब इतने वॉल्यूम में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू dx, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू dx, इतने दूर के वॉल्यूम में ये एनर्जी स्टोर्ड है अभी, तो इसका नाम हो गया प्रेशर एनर्जी। तो अभी तीन एनर्जी हम लोग समझ गए। अब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो P आएगा। तो अब समझा आपने कि क्यों मैंने यहाँ ओनली P लिखा है। तो जब भी लिक्विड फ्लो कर रहा होगा तो उसमें तीन तीन एनर्जी होंगे। अगर वो ग्राउंड पे ही फ्लो कर रहा है तो ये वाला जीरो हो जाएगा, और मूव तो कर रहा है इसलिए हाफ रो वी स्क्वायर होगा उसका काइनेटिक एनर्जी, और उसमें प्रेशर डिफरेंस होगा तभी तो वो मूव कर रहा होगा, बिना प्रेशर डिफरेंस के लिक्विड मूव ही नहीं करेगा, तो उसमें कुछ प्रेशर एनर्जी भी होगा। तो जब भी लिक्विड फ्लो कर रहा होता है, एयर भी इवन फ्लो कर रहा होता है, तो उसमें ये तीन तरह के एनर्जी होने के चांसेस हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। अब उसी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया गया है, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन्हीं तीनों का सम मुझे कांस्टेंट दिखाना है, इनका सम कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। यस, तो बर्नौली थ्योरम करने से पहले एक ये वाला यूज उसमें होगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये भी हम देख ले रहे हैं। तो एक पाइप मैं लिया हूँ जिसका इधर क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इधर स्मॉल ए एरिया है, क्रॉस सेक्शन पतला ऐसे दिख भी रहा होगा, इधर चौड़ा पाइप, और इसमें पहले से पानी भरा हुआ है पूरा, और इधर से पानी आ रहा है, लगातार आ रहा है। अब ये बीच में आप ये मत सोचिए कि बीच में खाली है, इसमें पानी भरा हुआ है पूरा अंदर, पूरा यहाँ से यहाँ पानी भरा हुआ है पहले से। अब इधर से, और इधर से वाटर जा रहा है इधर से। अब देखिए, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, जो आइडियल लिक्विड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, तो जितना इधर से अमाउंट जाएगा, जितना किलोग्राम पानी जाएगा, क्या उतना ही किलोग्राम इधर से निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसमें पहले से पानी भरा हुआ है। अगर इधर से किसी भी टी टाइम में, मान लीजिए 1 सेकेंड, हम माने 1 सेकेंड पे यहाँ भी मैं देखूंगा ध्यान से, अगर कोई यहाँ पे देख रहा है ध्यान लगा कर कि कितना पानी अंदर जा रहा है इसमें, ध्यान से कोई ऐसे देख रहा है, फिर यहाँ भी कोई देख रहा है ध्यान से वैसे कि देखते हैं जरा इधर से कितना पानी निकल रहा है बाहर, इधर भी कोई देख रहा है ध्यान लगाकर। तो ये, इसको भी मैं टाइम दे रहा हूँ 1 सेकेंड का, इसको भी मैं टाइम दे रहा हूँ 1 सेकेंड का। तो पर सेकेंड जितना इधर से पानी गया, क्या उतना ही पानी उधर से वापस आ जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर इधर से 5 kg गया और 2 ही kg बाहर निकला, तो बाकी 3 kg कहाँ जाएगा, पाइप फट जाएगा फिर, बीच में एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ तो स्टेडी फ्लो अगर करते रहना है इसको, स्टेडी फ्लो, तो जितना पानी गया उतना बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अब जगह खाली नहीं है, पहले से ये पानी भरा हुआ है, तो जितना एंटर करेगा उतना बाहर निकल जाना चाहिए पानी। तो आइए देखते हैं कि अगर ये v1 स्पीड से एंटर किया तो टी टाइम में कितना पानी एंटर किया होगा। तो यहाँ पे मैं टी टाइम में v1 स्पीड से ये डिस्टेंस कितना होगा, v1 इंटू टी। आप v स्पीड से चल रहे हैं तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे, vt कर पाएंगे। अगर आप 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहे हैं तो 1 सेकेंड में 10 मीटर जा रहे हैं, तो 2 सेकेंड में कितना जाएंगे, 10 इंटू 2,
ऐसे करेंगे 20। तो ये टी टाइम में v1 स्पीड से जा रहा था, तो टी टाइम में कितना जाएगा, v1 इंटू टी। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, v1 इंटू टी। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम इस तरफ का अलग अलग मैं कर रहा हूँ, देखिए इस तरफ का वॉल्यूम हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू v1t, है कि नहीं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ से ही तो वॉल्यूम मिलता है कि कितना वॉल्यूम एंटर किया पानी का। अब इतना पानी का वॉल्यूम एंटर किया। अब मास क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास कितना किलो पानी एंटर किया, कितना किलोग्राम। तो डेंसिटी रो लिख दीजिए और वॉल्यूम यहाँ से लिख दीजिए ए v1t। समझ में आया कि नहीं बात। अब ये भी इधर के लिए भी यही काम करेंगे, इधर से पानी बाहर निकल रहा है, v2 स्पीड से निकल रहा है, तो t टाइम में कितना डिस्टेंस जाएगा, v2t। अब यहाँ का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ का कितना टी टाइम में कितना वॉल्यूम पानी का निकला उधर से। तो वॉल्यूम होता है सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, लेंथ है v2t। यानी इतना वॉल्यूम पानी का निकल रहा है टी टाइम में। तो कितना मास निकल रहा होगा, तो मास क्या होता है इधर से देखिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी और वॉल्यूम यहाँ से लिख देंगे v2 और ये स्मॉल a v2t। अब टी टाइम में जितना इधर एंटर किया, क्या उतने ही समय में उधर से बाहर निकल गया होगा। तो क्या इतना मास इसके इक्वल होगा, दोनों मास इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो दोनों मास को इक्वेट देखिए हम यहाँ पे करने वाले हैं इसको और इसको, क्योंकि जितना आया है उतना गया है। रो ए v1t इक्वल टू रो स्मॉल ए v2t, ऐसे। तो टी ने टी को देखिए कैंसिल कर दिया, दोनों को एक ही समय दिए थे, जितना टाइम ये देखा था उतना ही ये देखा था, ये कैंसिल हो गया। और रो भी देखिए कैंसिल हो गया। तो a1 v1 इक्वल टू क्या आ गया, a2 v2। इसको a2 मानना है तो a2, स्मॉल a माने हैं तो a है। तो इसी को अगर कोई मान लेता है कि ये a1 है a2 है, तो क्या आंसर आता, a1 v1 इक्वल टू आ जाता a2 v2 आ जाता। या इसको स्मॉल ए और कैपिटल ए मानते तो कैपिटल ए v1 और स्मॉल ए के पास वेलोसिटी v2 है तो v2। तो इसी को बुक में लिखा रहता है a1 v1 इक्वल टू a2 v2। a1 v1 क्या है, किसी एक पॉइंट का एरिया और उस जगह की वेलोसिटी है। a2 क्या है, दूसरे पॉइंट के उसी पाइप में दूसरे पॉइंट पे किसी लोकेशन पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और उस पॉइंट पे लिक्विड कितने स्पीड से फ्लो कर रहा है वो वेलोसिटी है वो। तो ये a1 v1 इक्वल टू a2 v2 को ही क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो एकदम आसान है ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिराइव करना। तो आप ऐसे देखे भी, एक्सपीरियंस भी किए होंगे, जब आप कभी गार्डन में, अपने गार्डन में फूल या पत्तों को पानी ऐसे देते होंगे, तो पाइप को ऐसे दबा देंगे जब ऐसे दोनों साइड से, मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करेंगे, तो स्पीड बढ़ जाता होगा, ज्यादा स्पीड से पानी निकलने लगता होगा। क्योंकि जितना इधर से आ रहा है उतना ही इधर से निकलना चाहिए। जैसे मोटर आप घर में ऑन कर दीजिए और पाइप लगा दीजिए टैप में, तो आपके हाथ में जो पाइप रहेगा उससे पानी ऐसे निकलेगा बाहर की तरफ। तो उसका एरिया कम करेंगे तो क्या होगा, उधर से जितना पानी आ रहा है, ग्राउंड वाटर मोटर जितना खींच के ला रहा है ग्राउंड से पानी, उतना ही पानी निकल जाना चाहिए इधर से। अब उसका आप एरिया छोटा कर दी तो वो ज्यादा फास्ट निकलने लगेगा, क्योंकि बीच में वॉल्यूम एक्यूमुलेट होगा तो पाइप फट जाएगा वो। तो इसलिए आप पाइप का एरिया कम करती हैं तो फास्ट पानी निकलने लगता है बाहर की तरफ। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। देखिए अगर मैं a1/a2 लिखूं, a1/a2, तो उधर v2/v1 आ जाएगा, यानी कि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। यानी एरिया कम रखेंगे, जहां एरिया कम होगा वहां फास्ट मूव करेगा लिक्विड, फास्ट। तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ये। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम लोग बर्नौली प्रिंसिपल का डेरिवेशन कर लेते हैं। तो एकदम बहुत ही आसान है, बस 3 स्टेप्स में आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाने वाला है। अब कुछ भी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आने वाली है आपको, क्योंकि बुक में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, आप उसको देखेंगे तो आपको दिक्कत होगा समझने में। इसलिए मैं आपको एकदम इजी वे में समझा रहा हूँ, 3 स्टेप में हो जाएगा। तो एक पाइप मैंने लिया हुआ है और यहाँ पे पतला पाइप है, यहाँ पे थोड़ा चौड़ा है पाइप। तो यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, यहाँ का कम है क्रॉस सेक्शन। इसको मैंने a1 लिया है, उसको a2।
यहाँ पे वाटर जितने स्पीड से एंटर कर रहा है उसको मैंने V1 लिखा है, और यहाँ पे जितने स्पीड से बाहर निकल रहा है उसको V2। अब यहाँ का प्रेशर उसको रोक रहा होगा पानी को बाहर आने से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखेंगे तो पानी ऊपर चढ़ेगा ही नहीं। तो यहाँ का प्रेशर कुछ अलग होगा, ज्यादा प्रेशर होगा, तभी तो पानी को ऊपर चढ़ा पा रहा है। तो यहाँ का ज्यादा प्रेशर होगा, तो अंदर भेजने वाला ज्यादा प्रेशर है और इधर से रोकने वाला प्रेशर कम है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अभी अभी हमने देखा था, तो उसमें ये सीखा था कि A1 V1 A2 V2 हमेशा होगा पाइप में, क्योंकि ऐसा नहीं होने से पाइप में पानी जमा होने लगेगा। फिर पाइप में पहले से पानी है और इधर से पानी एंटर करना होता है और इधर से बाहर निकलता है, जितना एंटर करता है उतना बाहर निकलता है सेम टाइम में। तो ये तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गया, A1 V1 A2 V2। अब सेकेंड है वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, WET। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है कि किसी सिस्टम पे टोटल वर्क डन जितना होगा, सारे फोर्सेज का वर्क डन लिख देना होता है। यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेज इन्वॉल्व हैं, तो एक तो प्रेशर के कारण लग रहा है इधर से फोर्स, यहाँ प्रेशर है इधर तो इधर फोर्स लगा रहा होगा, इधर भी प्रेशर है तो उधर फोर्स लगा रहा होगा। तो प्रेशर का एक वर्क डन आएगा, और एक ग्रेविटेशन का वर्क डन आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन आप क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जहां भी आएगा उसको मैं माइनस लिख दूंगा डेल्टा यू, मतलब निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि अगर ये माइनस में लगा दिया तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल होता है, तो माइनस लग गया तो उसको मैं लिख दूंगा इनिशियल माइनस फाइनल। फाइनल फाइनल माइनस माइनस की जगह पर क्या लिखना होगा, इनिशियल माइनस फाइनल। ये तो पहले वर्क एनर्जी वाले चैप्टर का पार्ट है, ये इसका पार्ट नहीं है। मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी को मैं लिखूंगा कि पहले कितना था पोटेंशियल एनर्जी और बाद में कितना पोटेंशियल एनर्जी था, उससे वर्क डन बाय ग्रेविटी मिल जाएगा। अब वर्क एनर्जी थ्योरम आइए अप्लाई करते हैं। कौन कौन लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, एक प्रेशर काम कर रहा है, इधर से प्रेशर कुछ लग रहा है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो प्रेशर काम कर रहा है। और कोई काम कर रहा है क्या, ग्रेविटी भी काम कर रही है, क्योंकि वो mg नीचे की तरफ चाह रही थी कि नीचे मैं लगूं, लेकिन ये पानी ऊपर चढ़ चढ़ जा रहा है, यहाँ तक पानी कुछ ऊपर चढ़ जा रहा है, यानी कि अगेंस्ट ग्रेविटी काम हुआ है, यानी ग्रेविटी ने कुछ वर्क किया होगा यहाँ पे, राइट। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी भी करेंगे हम लोग, और तो ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका वर्क डन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इनिशियल माइनस फाइनल, यानी निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब आइए प्रेशर एनर्जी का वर्क डन चेक करते हैं। यहाँ पे प्रेशर लग रहा है P1, इधर से कितना प्रेशर लग रहा है, P1 लग रहा है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर P1 और एरिया A1, तो P1 A1 क्या हो गया, फोर्स हो गया, P1 A1 क्या हो गया, फोर्स। और कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो dt मौका दिए इसको, हम dt टाइम दिए कि तू देख यहाँ पे कि dt टाइम में कितना फ्लो करता है। ध्यान से देखने के लिए इसको मैं बोला कि तुझे यहाँ पे ध्यान से, किसी को मैंने बोला कि देख यहाँ पे ध्यान से dt टाइम तक देखना है इसको, dt टाइम तक एकदम नजर लगाए रहना है। वैसे ही यहाँ भी मैंने किसी को खड़ा कर दिया कि तू भी यहाँ एकदम देखता रह इसको dt टाइम तक पूरा। तो इसके बारे में देखते हैं, इस पॉइंट को x मैंने लिखा है। तो ये जब देखा तो dt टाइम में v1 dt आगे पानी बढ़ गया, यहाँ का कितना बढ़ा, v1 dt, फोर्स कितना लगा, प्रेशर इंटू एरिया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, v इंटू dt। डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है ना। तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, वर्क डन बाय प्रेशर, वर्क डन बाय प्रेशर इतना। तो अब इस पॉइंट पे प्रेशर कितना काम कर रहा है, तो इधर से लग रहा था पानी को आने नहीं देना है, तो P2 प्रेशर लगा A2 एरिया में, तो फोर्स हो गया प्रेशर इंटू एरिया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पानी का dt टाइम में, तो V2 स्पीड से चल रहा था तो dt टाइम में V2 dt डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो ये हो गया फोर्स और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये 1 था तो इसको क्या मुझे 2 लिखना चाहिए, ये देखिए मैं 1 लिख दिया हूँ, क्या लिखना चाहिए इसको, 2, क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी V2 है तो dt टाइम में V2 dt चलेगा ना पानी, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये फोर्स। तो वर्क डन बाय प्रेशर ये भी हुआ और ये भी हुआ, लेकिन इसको प्लस इसको माइनस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इधर प्रेशर ऐसे लग रहा था और पानी भी ऐसे ही चला, लेकिन इधर प्रेशर तो ऐसे लग रहा था लेकिन पानी ऐसे निकल गया बाहर, तो निगेटिव वर्क डन हुआ यहाँ प्रेशर का, तो इसीलिए मैंने माइनस लिखा है प्रेशर का वर्क डन, है कि नहीं। अब कौन काम किया है, ग्रेविटी काम किया है।
ग्रेविटी के काम को मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूँ। ग्रेविटी के काम को क्या लिख सकता हूँ मैं? इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी यहाँ के पानी की? mgh थी। ये ग्राउंड से h1 हाइट पे था पानी। कितना पानी था ग्राउंड से h1 हाइट पे? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 है और v1 dt क्या है? v1 dt का ये लेंथ है कि कितना पानी अंदर आया है, कितना अंदर आया है dt टाइम में। तो dt टाइम में v1 dt अंदर आया होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 है, तो ये लेंथ और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिलाकर क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इतना वॉल्यूम हो गया क्या? और वॉल्यूम में डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दिए तो मास हो गया ना। तो ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास और g इंटू एच, mgh यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल वाला। और ये फाइनल माइनस फॉर्मूला में है तो माइनस। अब फाइनल यहाँ के पानी के बारे में सोचिए कि यहाँ का पानी A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में V2 स्पीड से चल रहा है, तो dt टाइम में कितना दूरी तय करेगा? V2 dt। ये लेंथ हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में लेंथ मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाता है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम में डेंसिटी मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाता है? मास। और mgh हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल mgh ही लिखते हैं, तो यहाँ h2 हाइट पे है तो mgh हो गया ये। अब ये वर्क डन बाई ग्रेविटी हो गया और ये वर्क डन बाई प्रेशर एनर्जी हो गया कि प्रेशर कितना वर्क कर रहा है। तो टोटल वर्क डन तो यही आया मेरा। तो टोटल वर्क डन होना चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ के पानी की स्पीड v2 है तो हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस यहाँ के पानी का स्पीड v1 है तो हाफ m1 v1 स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी मैंने लिख दिया कि टोटल वर्क डन इतना हुआ और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लीजिए ये हो गया पानी का। यहाँ इतना हाफ एम वी स्क्वायर था, यहाँ हाफ m2 v2 स्क्वायर हो गया। अब m मैं कैसे लिखूंगा? m को वापस मैं वैसे ही लिख दूंगा जैसे m2 मुझे यहाँ लिखना है तो वहां का डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा? v2 स्पीड से dt टाइम तक चला तो ये लेंथ हो गया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम में डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मास मिल जाएगा। तो m2 इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। वैसे ही m1 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे सर बताइए? m1 को कैसे एक्सप्रेस करें? तो m1 अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ के बारे में सोचिए, पानी की डेंसिटी तो कॉमन है हर जगह और यहाँ कितना लेंथ चलेगा? v1 स्पीड है, t टाइम में v1 dt चलेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इंटू कर दीजिए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है और डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मास होता है। तो m1 भी मिल गया मुझे। तो अब आप देख सकते हैं इस बोर्ड पे आसानी से कि मैंने इधर वर्क डन लिखा और इधर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। अब अगले स्टेप में मैंने क्या किया है कि सारे 1 1 1 जिसमें लगे हुए हैं उसको मैं लेफ्ट साइड में रख दिया हूँ, यानी कि ब्लैक से लिखा हूँ। और जिसमें 2 2 2 लगे हुए हैं, 2 2 2, वो 2 वाले टर्म को सबको राइट साइड में मैं कर दिया हूँ। तो यहीं से मैं यहाँ पूरा कॉपी किया हूँ। देखिए 1 कहाँ कहाँ पे है, यहाँ से शुरू करते हैं। एक यहाँ पे 1 है इस पॉइंट वाले का, P1A1 V1 dt। किधर गया? P1A1 V1 dt, समझ गया? फिर ये तो 2 है, इसको अब छोड़ दीजिए, 1 वाले को देखिए, रो A1 V1 dt GH1, रो A1 V1 dt GH1। 1 और कहाँ है? यहाँ पे। M1 को क्या लिखना है मुझे? अच्छा इधर माइनस है तो इधर लाएंगे तो प्लस, ये बीच में इक्वल टू है ना यहाँ, तो माइनस को इधर इक्वल टू पे लाएंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। तो ये हाफ माइनस है तो प्लस हो गए, तो हाफ। m1 क्या है? रो v1 dt a1, ए पॉइंट का लिखे है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 है यहाँ, तो हाफ की जगह पर हाफ, रो की जगह पर रो, और v1 dt a1, v1 dt a1, और ये v1 स्क्वायर तो v1 स्क्वायर, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब इक्वल टू के उधर लेकर चलिए सबको, तो इक्वल टू के देखिए, ये प्रेशर एनर्जी इधर क्या था? माइनस, तो उधर जाके क्या होगा? प्लस इक्वल टू के। तो प्लस में P2A2 V2 dt, P2A2 V2 dt, ये हो गया। अब 1 है इधर ही रहेगा, ये माइनस है उधर जाके प्लस होगा, रो A2 V2 dt, फिर GH2 इतना, तो रो A2 V2 dt GH2 है कि नहीं? एकदम आसान। ये लिख दिया मैंने, इसको उधर ले जाके, और उधर एक ऑलरेडी हाफ एम वी स्क्वायर था
तो हाफ की जगह पर हाफ, और मास 2 की जगह पर रो v2 dt a2, 2 पॉइंट का है, रो v2 dt a2, और v2 स्क्वायर तो v2 स्क्वायर, दोनों मैंने अलग अलग लिख दिया। अब तो बहुत ही आसान है, दोनों साइड में क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखिए। इस साइड में क्या कैंसिल, g इधर है और g तो दोनों साइड में है, इधर हर एक टर्म में है क्या, नहीं है, इसमें नहीं है। dt दोनों साइड में है क्या, है, dt इसमें भी है, इसमें भी, चलिए dt को मार देते हैं, ये dt कॉमन ले लिए तीनों में से, और इधर भी dt कॉमन ले लिए तीनों में से, dt ने dt को मार दिया। अब इस टर्म में आप देखेंगे तो a1 और v1 है, इसमें भी a1 v1 है, और इसमें भी a1 v1 है, तो क्या तीनों में a1 v1 कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल सर आ जाएगा कॉमन। इसमें देखिए a2 v2 है, इसमें भी a2 v2, a2 v2, तो क्या इससे भी a2 v2 कॉमन आएगा, बिल्कुल आएगा। और a1 v1 और a2 v2 दोनों इक्वल हैं, तो क्या सबके कैंसिल हो जाएंगे, लेने पे वो a1 v1 a2 v2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ से क्या बचेगा उसको मैं रेड से लिख रहा हूँ, आप देखिएगा, इसमें से सिर्फ रो बचेगा और g और h1 बचेगा, रो g h1। क्यों सर, ये v1 a1 क्या हुआ, इधर से v2 a2 से कट जाएगा, प्लस इसमें क्या बचेगा, खाली p1 बचेगा, क्यों, क्योंकि a1 v1 कॉमन लिए थे और इधर a2 v2 कॉमन लिए थे, तो वो काट दिया कहीं a1 v1 a2 v2 को, क्योंकि a1 v1 a2 v2 इक्वल था, तो खाली p1 बचा इसमें। अब हाफ, हाफ इसका रो आएगा, और ये a1 v1 तो कैंसिल हो गया था इधर वाले a2 v2 से, तो खाली क्या बचा यहाँ, ये v1 स्क्वायर ही तो बचा, v1 स्क्वायर इक्वल टू मैं अब इधर जब लिखूंगा तो इधर क्या लिखूंगा, रो और a2 v2 तो कट गया है a1 v1 से, तो gh2, रो gh2 प्लस प्रेशर वाले में a2 v2 उधर से कट गया है, तो खाली p2 बचेगा ना, p2 प्लस हाफ रो, अब v2 a2 तो v1 a2 से कट गया है, तो खाली v2 स्क्वायर बचा। क्या बात है, ये तो डिराइव हो गया, देखिए आ गया आंसर। यही तो बोला था किसने, बर्नौली ने यही तो बोला था कि पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी h1 प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो v1 स्क्वायर, ये जो इनिशियल होगा वही फाइनल होगा। इस पॉइंट का, 1 पॉइंट का जितना इन तीनों का सम आया, 2 पॉइंट पे उतना ही आ गया। तो क्या ये कांस्टेंट है तीनों एनर्जी का सम, यही पास्कल लॉ है। तो आप एक बार, मैं बोर्ड से हट जा रहा हूँ, आप पूरे एक स्क्रीनशॉट लेकर बाद में आप नोट्स बना लीजिए इसका। ये बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है डेरिवेशन करने के लिए, और एकदम आसान एकदम किया हुआ है डेरिवेशन, राइट। आप भी खुद से ये एक बार ट्राई कीजिए डेरिवेशन, और इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।